नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल RBN न्यूज़ हिंदी में। तो दोस्तों हाजिर है आपके लिए आज की राजस्थान की प्रमुख खबरों को लेकर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इससे पहले अगर दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों वासुदेव देवनानी निर्विरोध विधानसभा अध्यक्ष चुने गए। डोटासरा बोले, हमने तो सोचा था अंडमान निकोबार के राज्यपाल बनेंगे, हमारा सौभाग्य है स्पीकर बन गए। जी हां दोस्तों, पूर्व शिक्षा मंत्री और अजमेर उत्तर से बीजेपी विधायक वासुदेव देवनानी गुरुवार को निर्विरोध विधानसभा अध्यक्ष चुने गए। देवनानी को स्पीकर चुनने के लिए विधानसभा में विरोधी माने जाने वाले नेता भी एक दूसरे के प्रस्ताव का समर्थन करते दिखे। शाम 4:30 बजे विधानसभा की कार्यवाही 19 जनवरी तक स्थगित कर दी गई। देवनानी को स्पीकर चुनने के लिए सबसे पहले सीएम भजनलाल शर्मा ने प्रस्ताव रखा। इसके बाद पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, डिप्टी सीएम दिया कुमारी और रालोपा विधायक हनुमान बेनीवाल ने प्रस्ताव रखा। राजस्थान विधानसभा में स्पीकर का चुनाव सर्वसम्मति से करवाने की परंपरा रही है। स्पीकर पद पर चुनाव के लिए नामांकन भरा जाता है, लेकिन विपक्ष में कोई नामांकन दाखिल नहीं करता, इसलिए सर्वसम्मति से बिना वोटिंग स्पीकर चुने जाते रहे हैं। इस बार भी उसी परंपरा को निभाया गया। देवनानी बोले, कॉपी की लिखावट देखकर मैं मार्किंग करता हूं। जी हां दोस्तों, विधानसभा अध्यक्ष का पद संभालने के बाद वासुदेव देवनानी ने कहा कि मैं एक शिक्षक रहा हूं। शिक्षक जब कॉपी जांचता है तो यह नहीं देखता कि वह किस विद्यार्थी की कॉपी है, उसमें क्या लिखा है, उसके आधार पर मार्किंग करता है। निष्पक्षता का भाव टीचर के स्वभाव में रहा है। चाहे किसी भी दल के विधायक हों, पद की गरिमा बनाए रखने का आश्वासन देता हूं। देवनानी ने कहा, नए विधायक अध्ययन की आदतें डालें, नियम प्रक्रियाओं को पढ़ें, इसके साथ ही सदन में कार्यवाही में सक्रियता से हिस्सा लें। सदन को अधिक दिन चलाने का प्रयास किया जाएगा। सदन में सार्थक बहस हो, इसके प्रयास किए जाएंगे। हम सबको सदन के नियमों और परंपराओं का पालन करना होगा। दोस्तों, राजस्थान के नवनिर्वाचित सीएम भजनलाल शर्मा जी ने कहा कि विधानसभा की गौरवशाली परंपरा रही है, अध्यक्ष का चुनाव सर्वसम्मति से हुआ है। मुझे उम्मीद है कि वासुदेव देवनानी जी के अध्यक्ष बनने से विधानसभा के गरिमामय इतिहास को चार चांद लगेंगे। दीर्घकालीन संसदीय जीवन रहा है। एबीवीपी से लेकर अब तक आपका चिंतन राजस्थान के विकास पर केंद्रित रहा है। देवनानी के नेतृत्व में सदन सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की अवधारणा को मूर्त रूप देगा। हमारे लिए गौरव की बात है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों का संचालन इसी विधानसभा के सदस्य रहे ओम बिड़ला और जगदीप धनखड़ कर रहे हैं। दोनों गौरवशाली संसदीय परंपराओं का निर्वहन कर रहे हैं। इसी बीच पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने कहा, हमेशा सर्वसम्मति से अध्यक्ष का चुनाव करने की परंपरा रही है। इस बार जिस गर्म माहौल में विधानसभा चुनाव हुए थे, उसके बाद जब स्पीकर के चुनाव की बात आई तो हम लोगों ने सोचा था कि इस बार स्पीकर का चुनाव होगा। फिर जब वासुदेव देवनानी जी का नाम सामने आया तो हम सबने मन मनाया, देवनानी जी बनेंगे तो चुनाव सर्वसम्मति से होगा, क्योंकि आप सदन में एक्टिव सदस्य रहे, पक्ष विपक्ष में रहते कई बार सदन में बात को रखा। यह बात सही है कि सदन की जो परिपाटी बनी हुई है उसके हिसाब से आपका हर निर्णय न्यायपूर्ण होगा। पायलट ने देवनानी को संबोधित करते हुए कहा, सदन में आप अब दलगत राजनीति से ऊपर उठ चुके हैं। इस बड़े पद पर बैठकर आप इसे और गौरवशाली बनाएंगे। आने वाले समय में जो संवाद चर्चा होगी उससे हम लोग जनता की उम्मीदों पर खरा उतर पाएंगे। इसमें आपकी भूमिका बहुत अहम रहेगी। आप जब विपक्ष में थे तो बहुत जुझारू सदस्य थे। आप समझ सकते हैं कि किस जज्बे के साथ मैं बोल रहा हूं, तो आप उसका पूरा ध्यान रखेंगे। वहीं दोस्तों, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने देवनानी से कहा, आपका सबको साथ लेकर चलने वाला स्वभाव रहा है। हमने देखा है जब आप शिक्षा मंत्री थे तो आपके पास जो भी जाता था आप सबको सम्मान देते थे। पहले तो हम सोच रहे थे, क्योंकि आपके दिल में तय कर रखा था इस उम्र से ऊपर यह नहीं हो सकता। हमने सोच लिया था कि आप अंडमान निकोबार के राज्यपाल बनेंगे, लेकिन हमारा सौभाग्य है आपका विधानसभा स्पीकर बन गए। डोटासरा ने कहा, आपके ऊपर चाहे कोई भी दबाव दे, वो दबाव चाहे दिल्ली से आए या किसी भवन से आए, आप निष्पक्ष रहेंगे। पूरा विपक्ष आपके साथ यह उम्मीद करता है। आप अब तो संन्यास आश्रम की तरफ बढ़ रहे हैं। जब संन्यास आश्रम की तरफ व्यक्ति बढ़ता है तो तेरा मेरा छोड़कर सबको एक समान मानता है। इसी बीच पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने कहा, वासुदेव देवनानी लगातार 5 बार जीत कर आए हैं। आप हम सबको सदन में बात रखने का मौका देंगे। भाजपा और सरकार में आपने बहुत अच्छे और बड़े पद कई बार संभाले हैं।
शिक्षा, ग्रामीण विकास मंत्री जैसे अहम विभाग आपने मंत्री रहते संभाले हैं। आप जैसे एक अनुभवी और अच्छे इंसान को इस सदन में सर्वोच्च पद पर आसीन होने का अवसर मिला है। यह सदन एक तराजू की तरह है, इसके दोनों पलड़े बराबर होते हैं। एक तरफ पक्ष है तो दूसरी तरफ विपक्ष है। मुझे पूरा विश्वास है आप बहुत अच्छी तरह से संतुलन बनाकर सदन संचालित करेंगे। वासुदेव देवनानी ने 20 दिसंबर को स्पीकर के चुनाव के लिए नामांकन भरा था। देवनानी ने 5 नामांकन भरे, जिन्हें विपक्ष के वरिष्ठ विधायकों ने समर्थन दिया। विपक्ष के विधायक देवनानी के प्रस्तावक और समर्थक बने थे। सबसे पहले सीएम भजनलाल शर्मा ने वासुदेव देवनानी को विधानसभा स्पीकर चुने जाने का प्रस्ताव रखा। इसका सचिन पायलट ने समर्थन किया था। इसके बाद पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने प्रस्ताव रखा था। इसका वीएपी विधायक राजकुमार रोत ने समर्थन किया था। चौथा प्रस्ताव डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने रखा था। इसका चित्तौड़गढ़ से निर्दलीय विधायक चंद्रभान सिंह आक्या ने समर्थन किया था। पांचवा प्रस्ताव आरएलपी विधायक हनुमान बेनीवाल ने रखा था, जिसका आरएलडी विधायक सुभाष गर्ग ने समर्थन किया था। इससे पहले 2:30 बजे से विधानसभा की कार्रवाई शुरू हुई थी। जो 2 विधायकों के अलावा सभी नए विधायकों की शपथ पूरी हो गई। नदबई से बीजेपी विधायक जगत सिंह और बागीदोरा से कांग्रेस विधायक महेंद्रजीत सिंह मालवीय को छोड़कर सभी विधायकों ने शपथ ले ली। आज 6 विधायकों ने शपथ ली। प्रोटेम स्पीकर कालीचरण सराफ ने, वेर से बीजेपी विधायक बहादुर सिंह कोहली, तेजारा से बीजेपी विधायक महंत बालकनाथ, बांदुकुई से बीजेपी विधायक भागचंद टाकड़ा, निम्बाहेड़ा से बीजेपी विधायक श्रीचंद कृपलानी, मसूदा से बीजेपी विधायक वीरेंद्र सिंह और रायसेनगर से कांग्रेस विधायक सोनलाल नायक को शपथ दिलाई गई थी। 6 विधायकों को शपथ दिलाने के बाद सदन की कार्यवाही 2:38 पर 3:30 तक स्थगित कर दी गई थी। 3:30 बजे से सदन की कार्रवाई फिर शुरू हुई थी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री करने के विरोध में आज विधानसभा के बाहर बीजेपी के जाट विधायकों ने प्रदर्शन किया था। विधायकों ने टीएमसी सांसद बनर्जी और राहुल गांधी का पुतला फूंका था। विराटनगर से भाजपा विधायक कुलदीप धनखड़ ने कहा कि विपक्षी सांसदों ने किसान समुदाय का अपमान किया है, जिसका खामियाजा आने वाले चुनाव में उठाना पड़ेगा। प्रदर्शन में निर्दलीय विधायक प्रियंका चौधरी भी शामिल हुई। इन्होंने कहा कि संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति का अपमान कोई नहीं सहेगा। प्रदर्शन में विधायक अरुण चौधरी, रामस्वरूप लांबा, सुमित गोदारा, भेराराम सियोल, हरलाल सारण, शैलेश सिंह, जाबर सिंह खर्रा, प्रियंका चौधरी और राजपूत समाज से आने वाले विधायक हमीर बायल शामिल रहे। विधानसभा में शपथ के समय निम्बाहेड़ा से बीजेपी विधायक श्रीचंद कृपलानी के सांसदों के निलंबन से जुड़े कमेंट पर हंगामा हो गया था। कृपलानी ने 20 दिसंबर को कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के बयान पर आपत्ति जताते हुए सांसदों के निलंबन को सही ठहराते हुए कमेंट शुरू कर दिए थे। इस पर कांग्रेस विधायक जुबेर खान सहित कई विधायकों ने आपत्ति जताई थी। कुछ देर के लिए हंगामे की स्थिति बन गई थी। बाद में प्रोटेम स्पीकर कालीचरण सराफ ने शपथ के अलावा बोले गए सभी शब्द कार्रवाई से निकालने के आदेश दिए। तब जाकर कांग्रेस विधायक शांत हुए। दोस्तों, इसी बीच अगली खबर जल्द लग सकती है मंत्रिमंडल के नामों पर मोहर। सीएम भजनलाल शर्मा ने संसद में पीएम मोदी और अमित शाह से की मुलाकात। जी हां दोस्तों, सीएम भजनलाल शर्मा ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार इस सप्ताह कर सकते हैं। शर्मा ने दोनों उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा के साथ दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इसके साथ ही उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक मंत्रिमंडल के नामों पर अंतिम मोहर जल्द लग सकती है। तीनों नेता दिल्ली से वापस लौट आए हैं। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि नवगठित होने वाले मंत्रिमंडल में डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा, अनिता बघेल जैसे वरिष्ठ चेहरों के साथ संजय शर्मा, जेठानंद व्यास जैसे विधायक भी जगह बना सकते हैं। हालांकि जातीय समीकरणों के आधार पर मुख्यमंत्री और केंद्रीय नेतृत्व का सामंजस्य बैठाने पर अधिक जोर हो सकता है। वहीं आने वाले लोकसभा चुनाव की झलक भी भजनलाल सरकार के मंत्रिमंडल में नजर आ सकती है। सीएम भजनलाल शर्मा के मंत्रिमंडल में नए लोगों को मौका मिल सकता है। माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल में वरिष्ठ की अपेक्षा उन विधायकों को मौका दिया जा सकता है जो अभी तक कभी मंत्री नहीं बने। हालांकि कुछ वरिष्ठ विधायकों को भी मंत्री बनाया जा सकता है। इनकी संख्या ज्यादा नहीं होगी। वहीं लोकसभा चुनाव से पहले जातीय और क्षेत्रीय संतुलन बनाकर मंत्रिमंडल में विधायकों को शामिल किया जाएगा। ऐसे में मानकर चला जा रहा है कि शेखावाटी अंचल जहां बीजेपी की परफॉर्मिंग पिछड़ी रही है,
वहां जीते हुए अधिकतर विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। पूर्वी राजस्थान के सबसे कद्दावर नेताओं में शामिल डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के मंत्रिमंडल का चेहरा बनने की प्रबल संभावना है। वहीं हिंदूवादी चेहरा और तिजारा से विधायक बाबा बालकनाथ भी भजनलाल मंत्रिमंडल का हिस्सा हो सकते हैं। महिला चेहरों में अनीता बघेल, दीप्ति महेश्वरी और पहली बार विधायक बनी नौछम चौधरी पर नजरें हैं। वहीं दलित वर्ग से जितेंद्र गोठवाल और वरिष्ठ विधायक मदन लाल दिलावर भी नई सरकार में मंत्री की जिम्मेदारी संभालते हुए नजर आ सकते हैं। जबकि राजपूत समाज से पुष्पेंद्र सिंह राणावत, सिद्धि कुमारी जैसे वरिष्ठ विधायकों के समर्थकों को उम्मीद है कि उनके नेता इस बार जरूर मंत्री बनेंगे। ब्राह्मण समाज को भी उम्मीद है कि मुख्यमंत्री उनके बीच से बनने के बाद एक दो मंत्री पद और उनकी झोली में आ सकते हैं। इसलिए संजय शर्मा, संदीप शर्मा, जेठानंद व्यास जैसे विधायक भी रेस में बने हुए हैं। नए मंत्रिमंडल में सबसे अधिक निगाहें जाट समाज को मिलने वाले प्रतिनिधित्व पर टिकी होंगी, क्योंकि मुख्यमंत्री, 2 उप मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष जैसे पदों पर एक भी जाट चेहरे और भाजपा में मौका नहीं दिया है। इसलिए 12 जाट विधायकों पर सभी की निगाहें हैं। कितनों को मिलेगा मौका, ये जानना बेहद ही इंटरेस्टिंग होगा। सीएम भजनलाल शर्मा बुधवार दिल्ली पहुंचे थे, जहां जोधपुर हाउस में प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी और उनके बीच लंबी वार्ता हुई। माना जा रहा है कि इस वार्ता में मंत्रिमंडल के नामों को लगभग फाइनल कर लिया था। आज सुबह से सीएम भजनलाल शर्मा से जोधपुर हाउस में कई अन्य नेताओं ने भी मुलाकात की। इसमें सांसद नरेंद्र खीचड़, सांसद भागीरथ चौधरी, सांसद मनोज राजौरिया, सांसद सुमेधानंद सरस्वती सहित अन्य नेता शामिल रहे। दोस्तों, इसी बीच एक और अगली खबर, 450 रुपए में गैस सिलेंडर, 2.5 लाख सरकारी नौकरी। राजस्थान में भजनलाल सरकार ने बताई अपनी 10 प्राथमिकताएं। जी हां दोस्तों, राजस्थान की भाजपा सरकार ने अपनी 10 प्राथमिकताएं घोषित कर दी है। राजस्थान सरकार की सभी वेबसाइटों पर ये प्राथमिकताएं नजर आ रही है। इसमें 450 रुपए में गैस सिलेंडर, 2.5 लाख सरकारी नौकरी सहित कई वायदे हैं। 450 रुपए में गैस सिलेंडर, 450 रुपए में गैस सिलेंडर भाजपा का चुनावी वादा था। अब जीत के बाद भाजपा ने अपनी प्राथमिकताओं की लिस्ट पर नंबर 1 पर रखा है। प्राथमिकता संबंधी जारी ब्रेसर में कहा गया कि हम गरीब परिवार की महिलाओं को 450 रुपए में सिलेंडर देंगे। महिला सुरक्षा के सुदृढ़ उपाय, भाजपा ने सुरक्षा प्रचार के महिला सुरक्षा के मुद्दे को खूब उठाया था। अब सरकार के बनने के बाद भाजपा महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक्शन मोड में आ गई है। इस कड़ी में सरकार ने प्रत्येक जिले में महिला थाना और हर थाने में महिला डेस्क के गठन की बात कही है। साथ ही एंटी रोमियो स्क्वाड के गठन की बात कही है। तीसरी प्राथमिकता ये है कि पेपर लीक एवं घोटालों की जांच। राजस्थान की पिछली सरकार में कई भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक हुए। भाजपा ने इसे चुनावी मुद्दा बनाया था। सरकार बनने के बाद सीएम ने अपने पहले संबोधन में ही पेपर लीक की जांच के लिए एसआईटी गठन की घोषणा कर दी थी। भाजपा सरकार का कहना है कि पेपर लीक सहित अन्य घोटालों की जांच के लिए एसआईटी की गठन कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई करी जाएगी। चौथी प्राथमिकता ये है, भ्रष्टाचार और माफिया राज का होगा अंत। राजस्थान सरकार ने अपनी प्राथमिकताओं संबंधी ब्रोशर में भ्रष्टाचार और माफिया राज के अंत को चौथे नंबर पर रखा था। इसमें सरकार ने कहा कि राज्य में पारदर्शी सरकार स्थापित करेंगे, भ्रष्टाचार और माफिया राज खत्म करेंगे। और वहीं 5वीं प्राथमिकता किसानों के लिए रखी है, किसानों की जमीन का उचित मुआवजा मिलेगा। कांग्रेस राज में जिन किसानों की जमीन नीलाम हुई है उन्हें उचित मुआवजा देने के लिए नीति बनाई जाएगी। मालूम हो कि चुनाव पूर्व इससे जुड़े एक पोस्टर के लिए भाजपा की खूब किरकिरी हुई थी। और वहीं छठी प्राथमिकता, सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण किया जाएगा। राजस्थान के सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए भाजपा सरकार ने अपना संकल्प दोहराया है। सरकार का कहना है कि 800 करोड़ रुपए के निवेश के साथ क्षेत्रीय विरासत केंद्र स्थापित करेंगे, जो क्षेत्रों की संस्कृति का संरक्षण करेगी। वहीं 7वीं प्राथमिकता में छात्राओं को केजी से पीजी तक की मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। बेटियों की पढ़ाई के लिए राजस्थान की नवगठित भाजपा सरकार ने कहा है कि हम प्रदेश की सभी छात्राओं को केजी से पीजी तक की शिक्षा मुफ्त करवाएंगे। वहीं 8वीं प्राथमिकता में पर्यटन क्षेत्र में लाखों युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। राजस्थान टूरिज्म के लिए आना जाना है।
पूरे साल या सैलानियों का तांता लगा रहता है। ऐसे में भाजपा सरकार ने टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 2000 करोड़ रुपए के निवेश की बात कही है। साथ ही कहा है कि इससे 5 लाख युवाओं को प्रशिक्षित कर रोजगार के अवसर प्रदान करेंगे। वहीं 9वीं प्राथमिकता में किसानों को प्रति वर्ष 12,000 रुपए। इस समय किसानों को केंद्र सरकार हर साल प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 6,000 रुपए देती है। राजस्थान की भाजपा सरकार इस योजना को आगे बढ़ाएगी और सरकार ने कहा है कि पीएम किसान समनिधि योजना को 12,000 रुपए करेंगे। वहीं 10वीं प्राथमिकताओं में युवाओं को सरकारी नौकरी देने का वायदा किया है। सरकार की प्राथमिकता संबंधी ब्रोशर में युवाओं को सरकारी नौकरी देने की बात भी शामिल थी। सरकार का कहना है कि हम अगले 5 वर्षों में 2.5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरियां देंगे। वहीं दोस्तों अगली खबर राजस्थान में कोरोना को लेकर है कि राजस्थान में कोरोना को लेकर एडवाइजरी जारी की गई है। इन नियमों का करना होगा पालन। जयपुर में मिले मरीज के इन जिलों में रहने वाले। दोस्तों भारत सहित दुनिया के कई देशों में कोरोना के वेरिएंट जेट 1 से चिंता की लहर दौड़ पड़ी है। भारत में इस वेरिएंट के मरीज केरल में मिले हैं, जहां बीते कुछ दिनों से कोरोना मरीजों की संख्या में तेजी देखी जा रही है। इसी बीच राजस्थान के 2 अलग अलग जिलों से बीते 2 दिनों 4 नए मरीजों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद प्रदेश में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइजरी जारी की है। दरअसल कई राज्यों में कोरोना वायरस संक्रमण की बढ़ती संख्या को देखते हुए कोविड-19 एवं श्वसन रोगों से बचाव व नियंत्रण के लिए राजस्थान में परामर्श जारी किए गए हैं। परामर्श के अनुसार विशेषज्ञों की राय में प्रथम दृष्टया यह अपेक्षाकृत कम संक्रमण वाला प्रतीत होता है। मालूम हो कि राज्य में कोरोना वायरस से संक्रमण के 4 नए मामले सामने आए हैं। सरकार के बयान के अनुसार जैसलमेर में 2 तथा जयपुर में 2 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। जयपुर में मिले संक्रमित में से एक झुंझुनू तथा दूसरा भरतपुर का मूल निवासी है। केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, दिल्ली व गोवा में कोविड का नया सब व उपस्वरूप जेन 1 पाया गया है। परामर्श के मुताबिक हल्की सर्दी, खांसी, बुखार, जुकाम व गला खराब की रोगी चिकित्सक की सलाह समय पर लेते रहें तो रोग के नियंत्रण में प्रभावी व तत्काल काबू पाया जा सकता है। संक्रमण के लक्षण होने पर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर चिकित्सक की सलाह अनुसार कोविड-19 की जांच व उपचार समय रहते लिया जाना चाहिए। परामर्श के मुताबिक संक्रमित रोगियों जिन्हें सर्दी, खांसी, बुखार, जुकाम व गला खराब की तकलीफ है, उन्हें दूसरे लोगों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए और मास्क का उपयोग करना चाहिए। हाथों को आवश्यकता अनुसार साबुन से 20 सेकंड तक धोना तथा सैनिटाइजर का उपयोग करना चाहिए। सर्दी के मौसम में खांसी, बुखार, जुकाम व गला खराब आदि लक्षणों के रोगियों की संख्या में वृद्धि पाई जाती है। वर्तमान में देश के केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र व अन्य राज्यों में कोविड केसेस की संख्या में वृद्धि पाई गई है। केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, दिल्ली व गोवा राज्यों में कोविड का नया सब वेरिएंट जेन 1 पाया गया है। राजस्थान राज्य में जैसलमेर में 2 तथा जयपुर में 2 रोगी, जिनमें एक झुंझुनू तथा दूसरा भरतपुर के मूल निवासी है, संक्रमित पाए गए हैं। विशेषज्ञों की राय के अनुसार प्रथम दृष्टया व अपेक्षाकृत एमआईडी इन्फेक्शन प्रतीत होता है। हल्की सर्दी, खांसी, बुखार, जुकाम व गला खराब होने के रोगी चिकित्सक की सलाह समय पर लेते हैं तो रोग के नियंत्रण में प्रभावी व तत्काल काबू पाया जा सकता है। बच्चे, वृद्धजन, गर्भवती महिलाएं को मोबिलिटी वाले व्यक्तियों तथा डायबिटीज, कैंसर, हृदय रोग व अन्य गंभीर बीमारियों के रोगियों को सर्दी, खांसी, बुखार, जुकाम व गला खराब के लक्षण की स्थिति में सतर्क रहने व विशेष ध्यान रखते हुए तुरंत चिकित्सक के अनुसार उपचार कोविड टेस्ट करवाए जाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि उनमें रोग के गंभीर होने की ज्यादा संभावना रहती है। ILI व SARI के लक्षण होने पर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर चिकित्सक की सलाह अनुसार कोविड-19 की जांच व उपचार समय रहते लिया जाना चाहिए। आने वाले त्योहार व नववर्ष पर कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की पालना की जानी चाहिए। आमजन में कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर प्रणाली का उपयोग संक्रमण से बचाव हेतु उपयुक्त प्रक्रिया है। वहीं दोस्तों अगली खबर मौसम समाचारों को लेकर है। फतेहपुर बन गया माउंट आबू, 1.5 डिग्री सेल्सियस के नीचे पहुंच गया तापमान। जैसलमेर में सर्द हवाओं से बड़ी ठिठुरन। जी हां दोस्तों, दिसंबर बीतने के साथ ही राजस्थान में सर्दी का कहर जारी है। शुक्रवार को सीकर के फतेहपुर में पारा 1.5 डिग्री के नीचे पहुंच गया।
फतेहपुर कृषि अनुसंधान केंद्र के अनुसार आज का तापमान 1.5 डिग्री दर्ज किया गया है, जो कि इस महीने के सबसे ठंडे दिनों में से एक है। सर्दी से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा लेते रहे हैं। कोटा में हालांकि मौसम ज्यादा सर्द नहीं रहा, लेकिन चंबल नदी की वजह से माहौल में सर्दगी ज्यादा महसूस हुई। कोटा में अधिकतम तापमान 23.7 डिग्री सेल्सियस रहा। झालावाड़ में सर्दी के तेवर लगातार तीखे हो रहे हैं। न्यूनतम तापमान 7 डिग्री तक लुढ़क गया है। यहाँ अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस तक रहने से दोपहर के वक्त में राहत मिल रही है। वहीं दोस्तों, सर्द हवाओं के असर से जिले में बीते 6 दिनों से न्यूनतम तापमान में गिरावट हो रही है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो आने वाले समय में तापमान और गिरावट दर्ज की होने की संभावना है। वहीं जैसलमेर में मरुद्रा में सर्दी का कहर जारी है। अल सुबह कंपकंपाने वाली सर्दी हो रही है। न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। इसी बीच दोस्तों, एक और बड़ी खबर, गहलोत ने बीजेपी से मांगी गारंटी। पीएम मोदी ने कहा अब तो गहलोत सरकार ने भी मान लिया है। इसी बीच दोस्तों, एक और बड़ी खबर, 23 दिसंबर को जैसलमेर पहुंच रही है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। जाने पूरी तैयारी और कौन कौन दिग्गज होंगे शरीफ। यहाँ दोस्तों, देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शनिवार 23 दिसंबर को एक दिवसीय दौरे पर यानी आज जैसलमेर पहुंच रही है। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर जैसलमेर यात्रा के मद्देनजर सेना से लेकर पूरा प्रशासनिक अमला, पुलिस विभाग और चिकित्सा विभाग युद्ध स्तर पर गौर तैयारियों में जुटा है। बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति के कार्यक्रम में राज्य के मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा भी शिरकत करेंगे। बता दें कि भजनलाल शर्मा से सीएम बनने के बाद पहली बार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राजस्थान आ रही है। हालांकि भजनलाल शर्मा ने बतौर सीएम अपने पहले दिल्ली दौरे के वक्त राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की थी। वहीं जैसलमेर में राष्ट्रपति का स्वागत राज्यपाल कलराज मिश्र भी करेंगे। जानकारी के मुताबिक राष्ट्रपति 23 दिसंबर को जैसलमेर की पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में सेना के एक कार्यक्रम में शिरकत करेंगी, जहां वह मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगी। जबकि उसी दिन जैसलमेर स्थित शहीद पूनम सिंह स्टेडियम में राष्ट्रीय आजीविका मिशन की लाभार्थी महिलाओं से संवाद करेंगी। हालांकि इससे पहले राष्ट्रपति के आवागमन का 22 दिसंबर को होना था और प्रदेश के राज्यपाल कलराज मिश्र जैसलमेर आ रहे हैं। वे 23 तारीख को यहां राष्ट्रपति की आवागमनी करेंगे और कार्यक्रमों में उनके साथ रहेंगे। सर्वोच्च प्रोटोकॉल प्राप्त राष्ट्रपति की सीमांत शहर में यात्रा के मद्देनजर प्रशासन और पुलिस की तरफ से खास तैयारियां की जा रही है। संभागीय आयुक्त ने 2 वीआईपी व्यक्तियों की यात्रा व्यवस्थाओं में सहयोग के लिए बाड़मेर एडीएम और बालोतरा सेडुआ के एसडीएम को जैसलमेर भेजा है। सुरक्षा व्यवस्था के लिए जाब्ता बाहरी शहरों से भी जैसलमेर आ रहा है। इसी तरह से अधिकारी और कार्मिक भी इसी दिन के लिए वीआईपी की विजिट को सफलतापूर्वक संपन्न करवाने के काम में जुटे हैं। वहीं जोधपुर व बाड़मेर मेडिकल कॉलेजों में चिकित्सा विभाग के दल जैसलमेर आ रहे हैं। इधर जैसलमेर मुख्यालय स्थित शहीद पूनम सिंह स्टेडियम में राष्ट्रपति और राज्यपाल की ओर से लाभार्थी महिलाओं के साथ संवाद कार्यक्रम के लिए डोम टेंट लगाने का काम शुरू हो गया है। मैदान की लेवलिंग और सफाई के काम में नगर परिषद के कार्मिक जुटे हुए हैं। राष्ट्रपति का काफिला जिस सड़क मार्गों से होकर गुजरेगा, उन्हें सजाने संवारने का भी काम हाथ में ले लिया गया है। प्रशासन के अलावा आला अधिकारी देश की प्रथम नागरिक की जैसलमेर यात्रा को लेकर सभी जरूरतमंदी बंदोबस्तों में जुटे हैं। कई विभागों को इस संबंध में जिम्मेदारियां सौंपी गई है। वहीं दोस्तों, कोरोना को लेकर एक और बड़ी खबर सामने आ रही है कि दौसा जिले में शुक्रवार को एक कोरोना पॉजिटिव मरीज की मौत हो गई। सीएमएचओ डॉक्टर सुभाष बिलोनिया ने बताया कि यह मरीज सिलिकोसिस बीमारी से ग्रसित था, जिसके चलते इसे 4 दिसंबर को भर्ती कर इलाज कराया जा रहा था। 14 दिसंबर को इसे छुट्टी दे दी गई थी, लेकिन अचानक फिर तबीयत बिगड़ी तो 19 दिसंबर को जयपुर टीबी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इसकी हालात में सुधार नहीं होने के चलते बीते कल इसका कोरोना टेस्ट किया गया था, जो पॉजिटिव आया। उसके बाद इसकी मौत हो गई। जिले में कोरोना महामारी का करीब 6 महीने बाद यह पहला केस है। नांगल राजावतान की जोजाला ढाणी मलवास निवासी कोरोना पीड़ित एक व्यक्ति की जयपुर में उपचार के दौरान गुरुवार दोपहर को मौत हो गई। जिले में 23 जून के बाद पहला कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद मौत होने से स्वास्थ्य महकमों में हड़कंप मच गया। मुख्य
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर सुभाष बिलोनिया ने बताया कि उक्त मरीज की 4 दिसंबर को तबीयत खराब होने पर परिजनों ने उसे जिला चिकित्सालय में दिखाया था, लेकिन मरीज को सांस लेने में अधिक दिक्कत होने पर उसे जयपुर रेफर कर दिया गया था। इसी दौरान परिजनों ने मरीज को जयपुर टीबी सेंटर में 5 दिसंबर को भर्ती करा दिया। ऐसे में उपचार होने के बाद तबीयत में सुधार होने पर 14 दिसंबर को डॉक्टरों ने उसे छुट्टी दे दी, लेकिन इसके बाद फिर से 18 दिसंबर की रात्रि वापस तकलीफ होने पर 19 दिसंबर को मरीज बाबूलाल मीणा को टीबी सेंटर जयपुर में भर्ती कराया गया था। मरीज के दोबारा भर्ती होने पर जब उसकी कोविड जांच की गई तो उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। गुरुवार दोपहर को इलाज के दौरान जयपुर अस्पताल में उसकी मौत हो गई। हालांकि इस पूरे मामले की स्वास्थ्य विभाग दौसा को कानो कान खबर तक नहीं थी, लेकिन जब इस मामले की जानकारी दौसा सीएमएचओ को मिली तो स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया। सीएमएचओ डॉक्टर सुभाष बिलोनिया का इस मामले में कहना है कि मृतक को दोनों वैक्सीन लगी हुई थी। फिलहाल कोविड पॉजिटिव मरीज के संपर्क में आने वाले लोगों की जानकारी जुटाई जा रही है। सभी को कोविड प्रोटोकॉल के तहत हम आइसोलेट करेंगे। तो दोस्तों, ये थी वो आज की बड़ी खबरें जो हमने आपके साथ साझा की। तो दोस्तों, ये आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।